हेलो फ्रेंड्स, एसएससी जेईई की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये जो सीरीज़ हमारा जो एसएससी जेईई का चल रहा है, इसमें हमने 2 से 3 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। जिसमें पहले लेक्चर में तो हमने एक होल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए एसएससी जेईई की, उसके बारे में हमने डिस्कशन किए। देन उसके बाद उसी स्ट्रेटजी में हमने नॉन टेक्निकल जो हमारा सब्जेक्ट होता है, उस पोर्शन को हमने डिटेल में डिस्कस किया कि कौन कौन से मेन सब्जेक्ट होते हैं, उन सब्जेक्ट में भी कौन कौन से मेन हमारे टॉपिक्स हैं जिसको कि हमें कवर करना है, या जिससे जो हमारे क्वेश्चन की पूछे जाने की जो संभावना है या प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। क्लियर है? तो इस सीरीज़ में सबसे पहले हमने पॉलिटी जो सब्जेक्ट होता है उसको कैरी ऑन किया हुआ है, जिसमें 2 लेक्चर, एक तो हमने आपको पता है कि प्रियम्बल के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो देखिए प्रियम्बल के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो क्या हमने डिस्कस किया था कि ये जो हमारा जो इंडियन प्रियम्बल होता है या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल होता है उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश यहाँ पे ब्रीफ में एक्सप्लेन करते हैं कि इसे आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला जाता है। देखिए आइडेंटिटी कार्ड क्या होता है। आइडेंटिटी कार्ड ये बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में या किसी भी पर्सन का क्वालिटीज़ को इंडिकेट करने की कोशिश करता है। क्लियर है? तो वैसे ही ये जो प्रियम्बल होता है, किसी भी स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसकी क्या फीचर्स होने वाली है, क्या उसके मेन प्रोविज़न जो है वो होने वाले हैं, वो प्रियम्बल ब्रीफ में यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। इसीलिए जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट होते हैं वो किसी भी कंट्री के प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? देन अगर हम प्रियम्बल के जो मेन पर्पस के बारे में बात करें तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें नेचर ऑफ द स्टेट के बारे में बताता है कि जो हमारा स्टेट होने वाला है उसका नेचर क्या होने वाला है। तो जैसे अगर हम लोग डिस्कस ऑलरेडी किए हुए हैं, बट अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि सबसे पहला हमारा जो नेचर होता है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है वो हमारा क्या है, रिपब्लिक। रिपब्लिक इसका मतलब क्या होता है, अगर हम लोग हिंदी में डिस्कस करें तो इसका मतलब होता है गणतंत्र। तो देखिए गणतंत्र का मतलब क्या होता है, अगर आप इसको दो ये जो वर्ड है उसको अगर आप अलग अलग में लेंगे, गणतंत्र, तंत्र मतलब होता है सिस्टम, कोई भी सिस्टम के बारे में बता रहा है, और गण मतलब क्या, जहाँ पे लोगों का पार्टिसिपेशन हो। तो रियल मीनिंग जो रिपब्लिक का होता है कि ऐसा सिस्टम जो लोगों के द्वारा चलाया जा रहा हो। और अगर हम इसको पॉलिटिकल टर्म्स में थोड़ा और डिटेल में जाएं तो इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी स्टेट का जो हेड होता है अगर वो जनता के द्वारा चुना जाता है तो वैसे कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग रिपब्लिक के नाम से जानते हैं। क्लियर है? देन इसका एक और हमने फीचर्स देखा था कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, सेकुलर इन नेचर है। सेकुलर इन नेचर है। इस सेकुलर वर्ड से क्या मीनिंग था कि हमारे जो देश में जो हर धर्म का समान, मतलब हर धर्म की समानता है, हम किसी भी धर्म को ऊपर नहीं रखते हैं। मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारे धर्म को बराबर का सम्मान देता है। क्लियर है? देन इसके बाद हमने एक और चीज़ इसमें देखा था, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट ये क्या बताता है कि जो हमारा जो पर्टिकुलर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोशलिस्ट इन नेचर है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मेन इसका जो पर्पस होता है वो हमारे देश में जो गरीबी है या जो भी इनइक्वालिटी है उसको दूर करने की कोशिश करता है। क्लियर है? तो ये सारे चीज़। देन हमने प्रियम्बल के बारे में ये भी देखा था कि कौन कौन से इसका मेन जो फीचर्स होते हैं और कब इसके अडॉप्ट किया है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जो इसके पिछले जो मतलब लेक्चर जो ऑलरेडी कंप्लीट हुए हैं उसको आप लोग एक बार देख लें, ताकि ये वहाँ से आपका प्रियम्बल के बारे में चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देन जो हमारा सेकेंड लेक्चर था वो हमने डिस्कस किया था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें बेसिकली मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या डिस्कस किया था कि सबसे पहले एक पर्सन का नाम आता है एम एन रॉय।
एम एन रॉय एक फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ये प्रपोज किया कि इंडिया के पास अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। देन हमारे जो अलग अलग लीडर थे उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों से अपना ये जो प्रस्ताव है उन्होंने अलग अलग स्टेज पर प्रपोज किया और एट द एंड में एक कैबिनेट मिशन बनता है जो कि लास्ट में वो हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर्म करता है। देन इसमें एक और चीज़ आता है कि हमने मेजर कमिटीज़ के बारे में पढ़ा था जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक हमने डिस्कस किया था कि मेजर कमेटी। तो अब इसमें हमने भी क्या डिस्कस किया था कि फंडामेंटल राइट के लिए एक अलग कमेटी बनी हुई थी, ड्राफ्टिंग कमेटी अलग अलग बनी हुई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या था कि कौन से कमेटी को कौन हेड कर रहा है। तो मैं फिर सजेस्ट करूँगा कि ये जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे प्लेटफॉर्म पर जाइए और उसको सर्च करिए, वहाँ पर ये आपको लेक्चर मिल जाएंगे। तो ये 2 लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आज का जो हमारा जो डिस्कशन का जो टॉपिक होने वाला है वह हमारा सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है तो वो कहाँ कहाँ से डिराइव किया गया है या हमने कहाँ कहाँ से उन अलग अलग फीचर्स को डिराइव किए हुए हैं, उसके बारे में हमारा डिस्कशन रहने वाला है। तो चलिए आइए आज हम लोग अपने क्लास का स्टार्ट करते हैं सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है। तो देखिए सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इस लेक्चर में हमें 2 चीज़ देखने को मिलेंगी। एक तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या मेन फीचर्स हैं और वो जो मेन फीचर्स है उसको कौन से अलग अलग स्टेट से डिराइव किया गया है। देखिए यहाँ पे एक डिबेट भी है। डिबेट क्या है कि जनरली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ये बोला जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बोरो कॉन्स्टिट्यूशन। बोरो इसको एक नेगेटिव वर्ड में लिया जाता है कि हमने किसी अलग अलग फीचर्स को चुराया हुआ है, बट एक्चुअली ये गलत वर्ड है। ये चुराया वाला वर्ड जो नेगेटिव जो कैनोटेशन है इसको यूज़ करना इसलिए गलत है कि बिकॉज जैसे इसको इस तरीके से एग्जांपल से लिया जाता है कि अगर किसी पर्सन्स के अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड को अपने अंदर अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। तो वैसे ही हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे उन्होंने क्या किया कि वर्ल्ड के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को थोरोली रीड किया एंड अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट उन्होंने उन फीचर्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने की कोशिश किया ताकि हम आगे आने वाले अपने जनरेशन के एस्पिरेशन को फुलफिल कर सके। क्लियर है। तो ओवर 2 यहाँ पे एक डिबेट है, बट हमारे लिए उस डिबेट में जाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमें बेसिकली हमें अपना जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये कवर करना है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम ये कवर करने जा रहे हैं कि जो अलग अलग क्या सोर्सेस हैं और उन अलग अलग सोर्सेस के कौन कौन से फीचर्स को हमने बोरो किया हुआ है। क्लियर है। तो सबसे पहला जो हमारा जो सोर्स होने वाला है वो हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। क्लियर है। तो पहला जो हमारा जो डिस्कशन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि सोर्स हमारे कौन कौन से हैं। यहाँ पे सोर्स एंड देन इसके क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं, क्या क्या हमने फीचर्स को बोरो किया है। क्लियर है। तो पहला जो हमारा सोर्स है वो क्या है हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या डिराइव किया हुआ है वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हमने पहला जो चीज़ें डिराइव किया है वो है क्या, रूल ऑफ लॉ। क्या है हमारा रूल ऑफ लॉ। देखिए ये रूल ऑफ लॉ क्या बताने की कोशिश करता है, अगर इसको हिंदी में अगर हम लोग इसको डिस्कस करें तो ये होता है कानून का राज। आप लोग सुने होंगे कानून का राज। कानून का राज मतलब क्या कि ऐसा नहीं है कि
प्रेसिडेंट अपने अलग तरीके से फंक्शन करेगा, जुडिशरी अपने अलग तरीके से फंक्शन करेगा, पार्लियामेंट अलग तरीके से वर्क करेगा। जी नहीं, सब जो तीनों हमारे सरकार के जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, जो हमारा जुडिशरी हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेटिव हो गया। लेजिस्लेटिव मतलब कि जो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव मतलब जो लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, और जुडिशरी जो कि इन लॉ को क्या बोलना चाहिए कि वैलिड करता है कि ये लॉ सही है या नहीं। क्लियर है। तो ये तीनों जो ऑर्गन होते हैं हमारे स्टेट के, वो अपना एक लिमिटेड दायरा में, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी उनके लिमिटेशंस या जो भी उनके पावर्स लिखे हैं उसी में वो क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। मतलब अल्टीमेटली क्या हुआ कि कोई भी मनमानी नहीं कर सकता है। जैसे राजाशाही में क्या होता था, राजा बोल दिया कि इसको फांसी की सज़ा दे दिया जाए, अब वो इरिस्पेक्टिव ऑफ उसके मतलब कि कितना वो गुनाह किया है, अगर वो फांसी का बोल दिया तो उसको फांसी देना ही देना है। तो ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन क्या किसने क्या गलती किया है, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या सज़ा मिलना चाहिए, वो ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ें मेंशन है। क्लियर है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मतलब क्या, कानून का राज। तो ये कानून का राज हमारे इंडिया में है, तो इसको हमने कहाँ से डिराइव किया हुआ है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किया हुआ है। क्लियर है। देन जो सेकेंड फीचर्स जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो कि हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किया है, वो है हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या बताने की कोशिश करता है कि देखिए दो सिस्टम होता है। किसी भी वर्ल्ड में अगर आप जाएंगे तो दो तरीके का सिस्टम होता है। एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम, एक होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम में क्या होते हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे कि जब आम लोकसभा होता है, आम चुनाव होता है जिसको बोलते हैं, या लोकसभा का चुनाव होता है, तो वहाँ पे अलग अलग लीडर्स को पूरे देश से चुना जाता है। वो लोकसभा में जाते हैं और जिस भी पार्टी को मेजॉरिटी रहती है वो प्रपोज करता है कि वी आर गोइंग टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। क्लियर है। तो इसमें क्या हुआ कि पार्लियामेंट में आए और पार्लियामेंट में जो इसकी मेजॉरिटी है उसने डिसाइड किया कि किसकी सरकार बनने वाली है। उसमें फिर पीएम जो है उसको हेड करते हैं। जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि प्रेसिडेंट के लिए अलग अलग कैंडिडेट नॉमिनेट किए जाते हैं और उनको फिर वो इलेक्शन किया जाता है, और बाद में जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो अपने लिए अलग अलग क्या बोलना चाहिए, जो है मतलब कि अलग अलग पोर्टफोलियो, अलग अलग एक्सपर्ट को डिवाइड करते हैं। तो मतलब हमारा कैसा फीचर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्लियर है। इसके साथ में इसी से एक मिलता जुलता वर्ड है कैबिनेट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को भी मानता है। अब ये कैबिनेट क्या होता है, जैसे आप लोग नाम सुने होंगे कि कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो जैसे हमारा डिफेंस मिनिस्टर हो गए जो कि अभी राजनाथ सिंह हैं, इसके बाद आपका फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, एजुकेशन मिनिस्टर हो गए, ठीक है, तो हेल्थ मिनिस्टर हो गए। तो ये जो अलग अलग जो मिनिस्टर होते हैं, तो अल्टीमेटली प्रधानमंत्री हमारे क्या करते हैं, जो पीएम होते हैं वो अलग अलग जो एरिया होते हैं उसको अलग अलग जो हमारे मतलब मिनिस्टर होते हैं उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि एक पीएम तो सारे फंक्शंस को देख नहीं पाएंगे, तो इसी को पोर्टफोलियो बोला जाता है। मतलब कि अलग अलग वर्क को अलग अलग पर्सन को डिवाइड कर दिया जाता है ताकि एक अच्छे तरीके से रूल किया जाए इतने बड़े कंट्री को। तो इसी को क्या बोला जाता है, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर है। तो ये भी हमारा जो फीचर्स है वो हमने कहाँ से डिराइव किया हुआ है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किया हुआ है। क्लियर है। देन जो नेक्स्ट फीचर्स होता है जो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किया है वो है हमारा क्या, सिंगल सिटीजन। सिंगल सिटीजन। देखिए सिंगल सिटीजन का मतलब ये हुआ कि इंडिया में केवल एक सिटीजन को अलाउ करता है। अगर आप यूएसए में जाएंगे तो यूएसए का खुद का एक यूएस सिटीजन होता है, एज वेल एज जो वहाँ पे अलग अलग जो 50 अलग अलग स्टेट हैं उस स्टेट का भी अपना खुद का एक सिटीजन होता है। यानी कि अगर एक यूएसए का पर्सन है उसके पास दो सिटीजनशिप होता है, एक तो उसके कंट्री का सिटीजनशिप और दूसरा उसके स्टेट का सिटीजनशिप। जबकि इंडिया में क्या होता है कि अगर हम लोग बिलोंग करते हैं यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, कहीं भी, तो हमें ऐसा नहीं होगा कि हमें इंडिया का भी सिटीजनशिप मिलता है और साथ में हमें यूपी बिहार का भी सिटीजनशिप मिलता है। हम लोग क्या बोलते हैं कि वी आर इंडियन ओनली, मतलब हमें क्या है, हमारा केवल एक ही सिटीजनशिप है, एक ही मतलब हमें सिटीजन प्रोवाइड करता है, कोई स्टेट सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं करता है।
तो ये भी हमारे फीचर्स हमने कहाँ से डिराइव किया गया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डिराइव किया है। और अगर एक और मेजर फीचर्स का बात करें जो कि हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किया है, तो वो है हमारा बाईकैमरलिज्म। अब ये बाईकैमरलिज्म क्या होता है? बाईकैमरलिज्म का मतलब ये होता है कि जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें दो सदन हैं, एक तो है आपका क्या, लोकसभा, और दूसरा हमारा क्या है, राज्यसभा। क्लियर है? तो इसको बोला जाता है बाईकैमरलिज्म। तो ये जो 5 अलग अलग फीचर्स हैं, रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट फॉर्म, सिंगल सिटीजनशिप एंड बाईकैमरलिज्म, ये जो पांचों फीचर्स है वो हमने कहाँ से डिराइव किए? ये तो हमारे फीचर्स देखिए हमें कैसे हमने अभी डिस्कस किए थे कि हमें यहाँ पे दो चीज़ देखने को मिल रहा है। एक तो इंडिया का क्या क्या, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या फीचर है वो भी हमें देखने को मिला कि वहाँ पे रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट करता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप अलाउ है और बाईकैमरलिज्म है। और ये सारे चीज़ हमने कहाँ से डिराइव किया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किया है। तो एग्ज़ाम में देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, ये पांचों फीचर्स में कोई भी एक फीचर्स दे देंगे, बोलेंगे कि हमने ये पर्टिकुलर फीचर्स कहाँ से डिराइव किए हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। या दूसरा क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे कि इनमें से कौन कौन से फीचर्स जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट हैं। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप याद रखिए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सोर्स, और इस सोर्स में हमने क्या क्या अलग अलग फीचर्स को डिराइव किए हुए हैं। तो इस तरीके से हमारा पहला सोर्स कंप्लीट होता है। अब हम लोग मूव करते हैं हमारे सेकेंड सोर्स का। तो जो सेकेंड मेजर जो सोर्स है वो है हमारा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखिए जो यूनाइटेड स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमने क्या क्या डिराइव किया है। तो उसमें सबसे पहला जो हमने डिराइव किया है वो है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट, इसको बोला जाता है क्या, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यानी कि अगर किसी भी कंट्री में हम रिसाइड कर रहे हैं तो हमारे कुछ राइट्स होते हैं जो हमारे ओवरऑल वेल बीइंग के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्लियर है? तो वैसे चीज़ों को हम लोग, वैसे राइट को हम लोग फंडामेंटल राइट से डिनोट करते हैं, या वैसे राइट को हम फंडामेंटल राइट के नाम से जानते हैं। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट जो प्रेजेंट है वो हमने कहाँ से डिराइव किया हुआ है? तो हमने यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किया हुआ है। तो पहला फीचर समझ में आया। देन सेकेंड जो फीचर्स है कि हमारे यहाँ जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब जो सरकार के 3 जो अलग अलग भाग हैं उनके, ऐसा नहीं कि उनके दबाव में वो काम करता है, तीनों ऑर्गन जो है वो अपना अलग अलग काम करते हैं। तो उसी में हमारा एक एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, मतलब हमारा जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो ये भी फीचर्स हमने कहाँ से डिराइव किया है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किए हैं। थर्ड जो जुडिशरी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है हमारा? जुडिशियल रिव्यू। देखिए जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? ये जुडिशियल रिव्यू जुडिशरी को पावर देता है कि अगर मान लीजिए कि कोई रूल बनाया गया एग्जीक्यूटिव के द्वारा, एग्जीक्यूटिव मतलब क्या, जैसे हमारे मंत्री लोग हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, अगर एक ऐसा कुछ रूल लेके आते हैं और वो रूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है, मतलब जो लिखा हुआ है हमारा संविधान में जो चीज़ें उसके अगर वो अगेंस्ट, अगर वो वायलेट करता है, या पार्लियामेंट को ये ऐसा लॉ बना के आती है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक स्ट्रक्चर है अगर उसको वो कहीं ना कहीं वायलेट करने की कोशिश करता है, तो उस केस में जुडिशरी क्या कर सकता है? उसको वो उस पर्टिकुलर लॉ या रूल को क्या करेगा? रिव्यू करेगा। और अगर वो उसको जुडिशरी ये फाइंड आउट करता है कि नहीं ये हमारे रूल ऑफ लॉ या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर लॉ को वो स्ट्रक डाउन कर देगा, मतलब वो अप्लाई नहीं हो पाएगा। ये पावर है हमारा जुडिशियल रिव्यू का। और इसी जुडिशियल रिव्यू के कारण जो हमारे इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है उसको वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? कि इसके पास पावर है कि वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों के एक्ट को वो क्या कर सकता है? नलिफाई कर सकता है।
क्लियर है। तो ये हो गया हमारा एक जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट हमें यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से देखने को मिला है। नेक्स्ट जो फीचर है वो है हमारा क्या, कि जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, प्रेसिडेंट होते हैं। तो प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव करेंगे वो भी हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। बट रिमूवल वर्ड प्रेसिडेंट के लिए यूज नहीं होता है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव किया जाए उसका प्रोसीजर जो भी है, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो हम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं कि वहाँ पे जिस तरीके से प्रेसिडेंट को हटाया जाता है वही सेम प्रोसीजर इंडिया में भी फॉलो किया जाता है। और साथ में अगर जज को भी हटाना हो तो वो भी हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, यानी रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। क्लियर है। तो ये भी हमने कहाँ से लिया हुआ है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और एक लास्ट जो फीचर्स है जो हमने डिराइव किया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, वो है पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर है। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट मतलब कि इंडिया में जैसे आप देखे होंगे कि जो राज्यसभा का जो चेयरमैन होते हैं वो एक्चुअली वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। क्लियर है। तो ये फीचर्स जो है वो सेम चीज़ फॉलो होता है यूएसए में। यूएसए में भी जैसे अभी इंडियन ओरिजिन की जो कमला हैरिस हैं उनको अपॉइंट किया गया है, उनको इलेक्ट किया गया है एज ए वाइस प्रेसिडेंट। तो वो क्या करेंगी, यूएस का जो राज्यसभा होता है, जो अपर सदन होगा, वहाँ पे वो चेयरमैन होगी। तो वैसे ही हमारे इंडिया में जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनका मेन उनका क्या रहता है रोल, कि वो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। क्लियर है। तो ये 6 फीचर्स जो है वो हमने किसका डिस्कस किए, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का, कि फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो ये जो सारा चीज़ें, ये जो 6 हमने डिस्कस किया, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो फीचर्स बनाते हैं वो हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किया हुआ है। क्लियर है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन इसके बाद आगे अलग जो सोर्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो चलिए, होप आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। तो अब हम लोग थर्ड अपने सोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, वो है हमारा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करते हैं। इसको मैं रब डाउन कर देती हूँ। Next we are going to discuss Irish Constitution. देखिए, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या दिया, मतलब डिराइव किया है। तो उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको शॉर्ट में डीपीएसपी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। अब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या बताता है, देखिए नाम से ही क्लियर क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब कि हमारा जो स्टेट है, हमारा स्टेट मतलब कि राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है वो कैसी होनी चाहिए उसको ये डायरेक्ट करने की कोशिश करेगा। मतलब कि ये बताने की कोशिश करेगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये लिखा गया है कि सरकार ऐसे पॉलिसी लेके आए कि जिससे हमें गरीबी को दूर किया जा सके, कॉटेज इंडस्ट्री जो होती हैं उनका बढ़ावा दिया जा सके, जो हमारे जो वल्नरेबल सेक्शन होते हैं, जैसे हमारे ओल्ड एज हो गए, कोई किसी तरीके से डिसेबल पर्सन है, या फिर हमारा जो
ST/SC कम्युनिटी है जो कि बैकवर्ड कम्युनिटी में आती है, तो उनके कैसे उनके लिए अच्छा काम किया जाए ताकि वो आगे बढ़ सके। क्लियर है? तो मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या बताने की कोशिश करेगा कि सरकार ऐसे पॉलिसीज़ लेके आए जो अल्टीमेटली क्या हो सके, ऐसे पॉलिसीज़ लेके आए जिससे कि जो उसके जो पीछे छूटे हुए लोग हैं या फिर जो हमारे सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी है उसको दूर किया जा सके। क्लियर है? तो ये फीचर्स हमने कहाँ से डिराइव किया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किया है। नेक्स्ट जो फीचर्स जो है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किया गया है वो है हमारा कि जो राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं उनको दो तरीके से इलेक्ट किया जाता है। दो तरीके से मतलब राज्यसभा में जाते हैं, कुछ लोगों को तो इलेक्ट किया जाता है और कुछ लोग को नॉमिनेट भी किया जाता है। क्लियर है? तो जो नॉमिनेशन वाला जो प्रोसीजर होता है वो हमने कहाँ से लिया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो मतलब नेक्स्ट जो हमारा फीचर्स जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है वो क्या है? नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर, और इनको कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट, राज्यसभा मेंबर। क्लियर है? तो ये सेकेंड फीचर हो गया। जो थर्ड मेजर फीचर है जो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है वो क्या है? इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का कैसे इलेक्शन होगा वो भी हमें आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को रिमूव कैसे किया जा सकता है, इम्पीच कैसे किया जाता है, वो हमने कहाँ से डिराइव किया है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन उनका इलेक्शन कैसे होगा वो कौन बताता है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। क्लियर है? तो ये तीन मेजर आपको याद रखना है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। नेक्स्ट जब हम लोग ये डिस्कस करते हैं, ये हमारा थर्ड था, फोर्थ डिस्कस करते हैं हम लोग अब कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम डिस्कस करें तो इसमें जो पहला जो फीचर्स जो हमने डिराइव किया हुआ है कि आप देखे होंगे कि हमारे यहाँ जो स्टेट के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? गवर्नर होते हैं। तो वो जो पोस्ट ऑफ द गवर्नर मतलब कि वो जो गवर्नर को कैसे नॉमिनेट किया जाए वो हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव मतलब किए हैं। कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। तो यानी कि नॉमिनेशन ऑफ गवर्नर, तो ये चीज़ हमने कहाँ से डिराइव किया है? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। क्लियर है? देन इसके बाद देखिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट दिए गए हैं। एक होता है यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट एंड सेकेंड होता है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट ये बताता है कि ओनली स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है या पार्लियामेंट के पास पावर है उन लिस्ट के ऊपर में रूल बनाने का। स्टेट लिस्ट क्या बताता है कि केवल और केवल स्टेट ही उन पर्टिकुलर फील्ड पे लॉ बना सकते हैं। वैसे ही थर्ड होता है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट ये बताता है कि उसमें स्टेट एज वेल एज यूनियन दोनों बना सकते हैं। बट कुछ ऐसे फील्ड होते हैं जो कि आगे मतलब कि कभी भी आ सकते हैं, तो वैसे लिस्ट को हम लोग रेसिडुअरी एक लिस्ट होता है उसमें रखा जाता है। तो वो मतलब ऐसे लिस्ट जो अभी तक हमारे सामने नहीं आए हैं लेकिन कभी भी, जैसे साइबर क्राइम, पहले तो साइबर क्राइम होता नहीं था लेकिन अब तो आ रहा है ना, तो उसके ऊपर रूल बनाने का अधिकार जो दिया जाएगा, या ये ऐसे फील्ड को हम लोग किस में रखेंगे? रेसिडुअरी लिस्ट में रखेंगे। तो ये जो रेसिडुअरी पावर होता है उसके ऊपर जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो सेंटर के पास होता है। मतलब तो रेसिडुअरी पावर टू सेंटर। तो जैसे कनाडा में रेसिडुअरी पावर सेंटर को दिया गया है वैसे ही इंडिया में रेसिडुअरी पावर टू सेंटर को दिया गया है। क्लियर है? तो ये 2 मेन फीचर्स हो गए हमारा किसके लिए? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। अब हम लोग फिफ्थ जो हमारा जो सोर्स है वो है ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ से हमने क्या क्या डिराइव किया है? तो इसमें सबसे पहले जो अभी हम लोग लिस्ट के बात किए कॉन्करेंट लिस्ट, तो वो हमने डिराइव किया है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया से। कॉन्करेंट
लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब क्या कि ऐसे फील्ड जहाँ पे स्टेट एज वेल एज यूनियन दोनों लॉ बना सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि स्टेट भी बना दिया और यूनियन भी बना दिया, तो जो यूनियन का जो लॉ होगा वो प्रिवेल करेगा, मतलब वो अप्लाई होगा। और दूसरा जो होता है कि मान लीजिए कि अगर कुछ भी डिस्कशन हो रहा है राज्यसभा और लोकसभा में, तो बिल तो पास करने के लिए दोनों की ज़रूरत पड़ती है, बट मान लेते हैं कि दोनों हाउस के बीच में डिसएग्रीमेंट हो गया, वो मान ही नहीं रहे हैं, तो उसके लिए एक ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविज़न होता है। वो भी हमने कहाँ से डिराइव किया हुआ है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब ज्वाइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट। क्यों किया जाता है? डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए। तो ये भी फीचर्स हमने कहाँ से डिराइव किया है? ऑस्ट्रेलिया से डिराइव किया हुआ है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, देन हम लोग आगे सोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो होप स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बाद यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सिक्स जो हम लोग सोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन। ये यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या? रसिया का कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं। तो इसमें जो हमें मेजर फीचर जो हमने डिराइव किया है वो है, पहला तो फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटीज, कि हमारे को अगर राइट है तो कुछ ड्यूटीज़ भी रहेगा हमारे क्या बोलना चाहिए देश के लिए, तो वो ड्यूटीज़ हमने कहाँ से लिया हुआ है? यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से। और दूसरा जो हमारे प्रियम्बल में जस्टिस होता है, 3 टाइप का जस्टिस होता है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ये जो जस्टिस होता है, जस्टिस इन प्रियम्बल, ये भी हमने कहाँ से लिया हुआ है? यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। तो ये 2 चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट जो 7th सोर्स है वो है हमारा फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अब फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे मेजर चीज़ हमने डिराइव किया है वो पहला क्या है? रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो क्या हो जाएंगे? जनता के द्वारा चुने जाएंगे। तो हमारा हेड ऑफ द स्टेट कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। और वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? जनता के द्वारा। तो आपको ये सुनने में अजीब लग रहा होगा कि प्रेसिडेंट को हम लोग कहाँ चुनते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनको कौन चुनता है? जो हमारे एमपी और एमएलए होते हैं। क्लियर है? और एमपी एमएलए को कौन चुनता है? हम ही लोग चुनते हैं ना। तो मतलब डायरेक्टली हम प्रेसिडेंट नहीं चुनते हैं, बट इनडायरेक्टली वो जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। क्लियर है? तो हमारा कैसा है जो संविधान वो रिपब्लिक है, और ये रिपब्लिक कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया हुआ है? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट फीचर जो हमने फ्रेंच से लिया है वो क्या है हमारा? प्रियम्बल में वो एक वर्ड होता है इक्वालिटी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये जो वर्ड हमने यूज़ किया है इन प्रियम्बल, वो भी हमने कहाँ से लिया हुआ है? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। क्लियर है ये? चलिए, सो अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं 8th, जो है हमारा साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, साउथ अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया है? 2 मेन चीज़ लिए हैं। फर्स्ट, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है
तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का भी तो पावर होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि मान लीजिए कि कुछ ऐसा रूल है जो 50 के समय में लागू था, लेकिन अभी क्योंकि सोसाइटी हमेशा चेंज हो रही है तो लॉ में भी तो चेंज आना ज़रूरी है। तो उसका अमेंडमेंट का क्या प्रोसीजर होना चाहिए वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कहाँ से डिराइव मतलब लिया है, साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो मतलब प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर है। एंड जो मेजर सेकेंड चीज़ है कि हमने देखा नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर कहाँ से लिए थे हम लोग, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो यहाँ पे इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर वो हमने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब हम लोग 9th डिस्कस करते हैं, वो है हमारा जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, तो यहाँ से केवल एक ही चीज़ लिए हैं, वो क्या है हमारा प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, इसका मीनिंग क्या है कि जैसे देखिए प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब ये हुआ कि कोई भी लॉ बनता है तो उसका एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर क्या होता है कि सबसे पहले उस लॉ को पार्लियामेंट में प्रपोज किया जाता है, फिर उसके ऊपर डिस्कशन होता है, डिस्कशन के बाद फिर एक कमेटी के पास जाता है, फिर कमेटी स्क्रूटनी करके उस फिर से बिल को लाती है, फिर उसके ऊपर वोटिंग होता है, और वोटिंग होने के बाद फाइनल अगर प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं तो वो पर्टिकुलर लॉ बन जाता है। तो ये इसका प्रोसीजर है। तो सपोज करिए किसी लॉ को बनाने में अगर इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया तो मतलब वो लॉ क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो यानी कि हमारा कोई भी लॉ बनाना है तो उसका एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। क्लियर है ये, तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब एक और जो है, दो और बचा हुआ है एक्चुअली, तो यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा जो मेन 10th जो हमारा सोर्स हो जाएगा वो है हमारा जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन। जर्मनी नहीं, वेबिनार या जर्मनी भी बोल सकते हैं। जर्मनी क्या होगा स्पेलिंग इसका, या इसको वेबिनार कॉन्स्टिट्यूशन के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ से हमने क्या लिया हुआ है कि अगर मान लीजिए जो भी हमें फंडामेंटल राइट मिला है तो अगर इमरजेंसी इम्पोज होता है तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, यानी सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट इन केस ऑफ इमरजेंसी। जब हमारे देश में इमरजेंसी, देखिए हमारे देश में एक ही बार इमरजेंसी लगा है इंदिरा गांधी के समय में 1977 के आसपास में। तो जब उस समय इमरजेंसी लगे, कभी भी इमरजेंसी लगेगा अगर देश में, तो फंडामेंटल राइट ऑटोमेटिकली जो हमें मिला हुआ है वो सस्पेंड हो जाएंगे। ये कंसेप्ट कहाँ से हमने लिया है, वेबिनार कॉन्स्टिट्यूशन, या इसको जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। और लास्ट जो एक सोर्स है, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, देन हमारा ये पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। तो ये सारे फीचर्स के बाद जो भी बचा हुआ फीचर्स है वो हमें कहाँ से मिलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, कि क्या हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो सारा चीज़ें हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 देता है। ठीक है, जो हमारा 11th होने वाला है जो सोर्स, वो है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसमें हमें क्या क्या मिलने वाला है, तो पहला चीज़ जो ये है वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव
एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर मतलब कि कैसे रूल किया जाए, रियल में कैसे रूल किया जाए, वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं। दूसरा, जो हमारे अलग अलग स्टेट में जो पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, जैसे बिहार में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी में जाएंगे तो आपको यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो रोल होता है वो क्या करते हैं कि मतलब कर्मचारी को नियुक्त करते हैं अलग अलग फील्ड के लिए, तो वो भी हमने कहाँ से लिया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के लिए। तो क्या हम लिख देते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन। क्लियर है। देन इमरजेंसी प्रोविज़न, हमारे देश में कभी हम अगर इमरजेंसी आता है तो किस तरीके से इमरजेंसी इम्पोज होगा, उसका क्या प्रोसीजर है, क्या उसकी लिमिटेशन है, वो सारे चीज़ें हमने 1935 से, मतलब इमरजेंसी प्रोविज़न। वेबिनार क्या बोलता है कि जब इमरजेंसी लगेगा तो फंडामेंटल राइट का सस्पेंड हो जाएगा, लेकिन ये इमरजेंसी प्रोविज़न है क्या, वो हमें कौन देता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्लियर है। तो इस तरीके से देखिए हमने इस पर्टिकुलर लेक्चर में कि क्या हमारे मेन फीचर्स हैं और इन फीचर्स को हमने कहाँ से अलग अलग सोर्सेज से बोरो किए हैं वो हमने डिस्कस किए। क्लियर है। तो इतना अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इससे आपके 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म हो जाते हैं, ज़्यादा नहीं है। आप अगेन एंड अगेन इसको 2 बार लेक्चर को देखें, रिवाइज करें, नोट्स बना लें, ये चीज़ें याद हो जाएंगी। बार बार अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने आज का टॉपिक कंप्लीट किया, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है। थैंक यू।